नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत चीन वार्ता का एक और दौर आज शुरू हो चुका है। WMCC की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें दोनों देशों के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी एक साथ बातचीत कर रहे हैं। आज फुल एंड फाइनल में किन सवालों पर विस्तार से हम करने जा रहे हैं चर्चा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। फुल एंड फाइनल के आज के अहम सवाल जो हैं वो क्या है। सबसे पहले आप ये बिग बॉल के जरिए देख लीजिए। आज का सवाल, क्या चीन से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होगा? क्योंकि इस वक्त जो बातचीत चल रही है उससे उम्मीदें तो हैं, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी जो है वो चेंज होगी LAC पर? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरे सवाल पर हम आते हैं, क्या पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित कर देना चाहिए? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें जारी हैं और किस तरह से आतंकवादियों को भेजने का सिलसिला हिंदुस्तान में चल रहा है, इस पर भी हमारी खास नजर आज होगी। क्या ट्रंप के खतरनाक गुस्से से ड्रैगन को अब डरना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन का नाम लेकर कह रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी चीन से। इसका क्या मतलब है? तो क्या ये एक बड़ा सवाल है। सवाल चेंज करें, ट्रंप के खतरनाक गुस्से से ड्रैगन को क्या डरना चाहिए, इस पर सवाल होगा। और चलिए हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। अचल कुमार मल्होत्रा साहब, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल GG द्विवेदी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीन मामलों के जानकार हैं। लंदन से देखिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आरजू कासमी आज इस्लामाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। जानी मानी पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। इसके अलावा राजन कुमार साहब भी, जो कि प्रोफेसर हैं JNU के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं से भी आपको मुखातिब करा दूं। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी हुआ है और पाकिस्तान की बड़ी करतूतें सामने आ रही हैं, उसका खुलासा जितेंद्र करेंगे। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, भारत में बड़ी तबाही के प्लान के साथ जैश की घुसपैठ हुई है। ISI के इशारे पर भारत में बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्लान है। जैश के निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली और हिंदुस्तान के कई VVIPs हैं। जैश-ए-मोहम्मद के 3 कुख्यात आतंकवादी भारत में घुसे हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। ये तीनों आतंकवादी ये भी क्लियर हो चुका है, यानी जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर का आतंकवादी संगठन लगातार किस तरह से हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, इसके खुलासे लगातार हमने TV9 भारतवर्ष पर किए हैं। और 3 आतंकी जैश के दाखिल हो चुके हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जितेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस बाबत सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है और क्या इनपुट मिला है, क्या जानकारियां सामने आई? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त दिल्ली पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है। जिस वक्त ये इनपुट मिला उसके बाद से ही जितने भी VVIP जिनका शक है कि वो इन आतंकियों के टारगेट पर हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा का रिव्यू किया गया, यानी कि सुरक्षा की समीक्षा की गई है और उसके बाद उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और भी ज़्यादा दुरुस्त कर दी गई है। इसके अलावा समीर, इन तीनों आतंकियों की जो पहचान हुई है, जैश के तीनों आतंकी हैं, उनके नाम पता चले हैं, शकील अहमद, जुम्मा खान और इसके अलावा गुलजान। ये 3 आतंकी है जो कि सियालकोट के रास्ते से इन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की है। खास बात यह है कि समीर, इन तीनों की मदद 2 कश्मीरी युवक कर रहे हैं, जो कि इनका पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की टोपोग्राफी है, किस तरीके की ज्योग्राफी है, कहां से इनको घुसपैठ करनी है दिल्ली के अंदर और किन किन इलाकों को टारगेट करना है, कौन कौन से संवेदनशील इलाके हैं। तो ये तमाम पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और ये पूरा का पूरा जो प्लान है, जो भारत में तबाही का प्लान है, वो ISI के इशारे पर रचा जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस तबाही को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर ली गई है और ये आतंकी जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, इसकी पूरी तैयारी है। उस पर भी जितेंद्र मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन ये जो पूरी साजिश रची जा रही है सरहद पार से, इसका जो अब तक खुलासा हुआ है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है और ये एक बार फिर पाकिस्तान के इरादों को साफ जाहिर कर रहा है। हम आपको यहां पर कुछ डिटेल्स दिखाते हैं जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं। जैश का खतरनाक जो प्लान है और निशाने पर दिल्ली नजर आ रही है, VVIPs नजर आ रहे हैं। ISI के इशारे पर जैश-ए-मोहम्मद का बड़ी तबाही का प्लान है। साजिश रची गई है, लेकिन हर बार की तरह नाकाम इसे भी किया जाएगा।
जैश के निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली है और कई वीवीआईपीज हैं। कई वीआईपीज को निशाना बना सकते हैं ये आतंकी जो कि हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं। जैश के 3 कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में घुसे हैं। इसके बारे में खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी हाथ लग चुकी है। दहशत का प्लान लेकर आने वाले आतंकी गुलजान, जुम्मा खान और शकील अहमद हैं। देखिए इनके नाम भी सामने आ गए। जैश के ये तीनों खूंखार आतंकी हैं। जैश के तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के सियालकोट सेक्टर के रास्ते भारत में घुसे हैं। वहां से घुसपैठ करने में ये कामयाब हुए हैं और तीनों आतंकियों के पास जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं। ये भी इनपुट है ताकि इनकी धरपकड़ जो है वो आसानी से की जा सके। यह भी जानकारी मिली है कि भारत में 2 कश्मीरी युवक जो हैं वो इन तीनों आतंकियों का साथ दे रहे हैं। ये खुफिया इनपुट भी मिला है। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी साहब से मैं सबसे पहले अब द्विवेदी साहब के पास चलूंगा। द्विवेदी जी, इस अलर्ट को कितनी गंभीरता से आप देखते हैं, क्योंकि हम लगातार ये तो दिखाई रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं आतंकवादियों को भेजने की, और यहां पर 3 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं। नहीं द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं दोबारा आपसे संपर्क करता हूं। सुमित चौधरी, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान की झुंझलाहट तो तब से नजर आ रही है जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा है। अब जैश के आतंकी जो जिस तरह से हिंदुस्तान में दाखिल कराए गए हैं, क्या मंशा नजर आती है? देखिए, मंशा बिल्कुल साफ है समीर की। लगातार दहशत जो है ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा सके। एक मोटे तौर पर अगर आप देखें समीर, करीबन 3000 से ज्यादा सीज़फायर वायलेशन अब तक इस पूरे साल में, अब साल का 8वां महीना चल रहा है लेकिन अब तक हो चुकी है और 150 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। तो आप ये आंकड़े नहीं, आप ये मान के चलिए कि ये सीज़फायर वायलेशन सिर्फ और सिर्फ इनको शील्ड प्रोवाइड कराने के लिए होती है, ताकि पाकिस्तान की आर्मी जब फायर करे तो उसी की आड़ में ये निकल के भारत के कश्मीर में पहुंचे। और कश्मीर से इनका मकसद होता है कि अलग अलग हिस्सों में भारत के हिंटलैंड में, यानी पंजाब के इलाकों में, दिल्ली के इलाकों में, मुंबई के इलाकों में जाके पहुंच सके। और जैश ए मोहम्मद, और दूसरी बड़ा इनपुट यह है कि जैश ए मोहम्मद और आईएसआई और दूसरे अफगान तालिबान के बारे में भी लगातार इनपुट आ रही है कि कैसे जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान जाके तालिबान के आतंकियों को भी अपने साथ मिला के भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की बहुत बड़ी साजिश रचा है। तो ये इनपुट लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि वो किसी भी तरीके से कोई बड़ा अटैक को अंजाम दे सके। बिल्कुल बने रहे सुमित। आरजू काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। आरजू, अब ये जो जानकारी सामने आई, और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से चलती रहती हैं। अब आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान जब कश्मीर का रोना रोता है, यूएन में जाकर या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, तो उस पर यकीन कोई क्यों नहीं करता? क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज भी आज पाकिस्तान की बात मानने के लिए तैयार नजर आते हैं, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं? नहीं समीर, मुझे नहीं लगता कि कोई हरकतें ऐसी हैं। आप अभी खुद ही अपनी रिपोर्ट में ही बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के वो लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं है, और फिर साथ ही आप नहीं, आपने गलत सुना। अफगानिस्तान के वो लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, ये क्लियर है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अफगानिस्तान के तो उनको दस्तावेज दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको आंखों में धूल झोंकने के लिए। सर, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है आप उसी पे बिलीव करेंगे ना? पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और आपको यकीन है कि कर रहा है, तो आप कोई ठोस सबूत लेके कोई प्रूफ करें और ले जाके आप बताएं सारी दुनिया को कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा और सिर्फ आप एलिगेशंस के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग टेबल पे आने को तैयार ही नहीं है। टेबल पर अगर आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो ऑब्वियसली कश्मीर इशू पे आप हार जाएंगे। तो उस डर से आप टेबल पे नहीं आ रहे हैं। आतंकवाद को, दहशतगर्दी को पालना पोसना बंद कर दे पाकिस्तान, हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। ये हमारी सरकार का रुख है, भारत का आधिकारिक रुख है। लेकिन आप का मुल्क अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। दहशतगर्दी की आवाज बुलंद हो रही है आपके मुल्क में, आप अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की इजाजत देते हैं, तो बातचीत कैसे हो सकती है भाई?
हम कभी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देते। जो लोग पकड़े गए, अगर वो पकड़े गए हैं और उनके पास आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले हैं और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अफगानिस्तान के डॉक्यूमेंट्स आप खुद बता रहे हैं। तो हाउ कैन यू इन्वॉल्व पाकिस्तान? जब आप अफगानिस्तान का दुनिया के किसी कॉर्नर से किसी को आप पकड़ेंगे और आप बोल देंगे कि चलिए जितेंद्र शर्मा आरजू सवाल उठा रही है इस्लामाबाद से। अफगानिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स की बात सामने आई है उसकी हकीकत क्या है, जरा बता दीजिए आप। बिल्कुल समीर, देखिए क्लियर कट इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो उन आतंकियों, तीनों आतंकियों के पास जो दस्तावेज हैं वो फेक दस्तावेज हैं और वो अफगानिस्तान के नाम से इनके फर्जी पहचान पत्र बनाए गए हैं, जबकि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और सीधा आईएसआई के इशारे पर इनकी घुसपैठ कराई गई है। सीधे तौर पर उसमें जो जैश के मुखिया है राउफ, उसका नाम लिखा हुआ है राउफ की, और इसके अलावा आईएसआई की यहाँ पर मीटिंग होती है, उसमें पूरा प्लान तैयार किया जाता है और उसके बाद सीज फायर के उल्लंघन के दौरान इन तीनों आतंकियों को वहां से घुसपैठ कराई जाती है सियालकोट के। बिल्कुल, और इस राउफ को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जैश का कुख्यात आतंकी, इसको कौन सा मुल्क पाल रहा है? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है हर किसी के पास है, देने की जरूरत ही नहीं है, और इसका जवाब आरजू के पास भी होगा। लेकिन एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चीन के 7 सैन्य ठिकानों पर भारतीय एजेंसियों की नजर है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत की कड़ी निगरानी की खबर सामने आई है। पीएलए और चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीन को जवाब देने के लिए सुखोई 30, MKI, MiG-29 तैनात कर दिए गए। अग्रिम एयरबेस पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर वायुसेना के मिराज 2000 भी तैनात कर दिए गए हैं। तो तैयारी पूरी है कुल मिलाकर। सुमित चौधरी, देखिए तैयारी लगातार पिछले 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आप मान के चलिए समीर, जब मई के महीने में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी तो चीन को यह लगता था कि वो भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे देगा अपना मोबिलाइजेशन करके, लेकिन भारत ने भी समीर कम वक्त में रहते हुए ना सिर्फ अपने एसर्ट्स को, खासतौर पे अपने इक्विपमेंट्स को, अपने आर्म्स को, अपने सोल्जर्स को वहां मोबिलाइज किया, बल्कि उन इलाकों के अंदर आने वाले वक्त में विंटर्स को लेकर भी अपनी नई पोस्ट क्रिएट कर दी हैं, अपनी नई क्लोथिंग जो है वो सारी चीजें वहां पहुंचा दी। और समीर, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब भी सामने वाली एनिमी आपको सरप्राइज करे तो आप उसको बड़ा सरप्राइज कैसे दे सकते हैं, ये शायद चीन ने सोचा नहीं था। और यही वजह है कि भारत लगातार ये कहता है कि भारत की मजबूती इन इलाकों में 62 के कंपैरेटिवली बहुत गुना ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज WMCC बैठक पर लगातार सुबह से हमारी नजर है। LAC पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच WMCC की बैठक जारी है। पिछले 3 महीने में WMCC की चौथी बैठक है ये। चीन में भारतीय राजदूत की बीजिंग से बात के बाद WMCC की बैठक हो रही है। शांति बहाली के लिए अब तक 15 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। युक्तेश्वर कुमार साहब का मैं रुख करूंगा, सीधे चीन मामलों के जानकार हैं, यूके से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युक्तेश्वर कुमार साहब, इतनी बैठकें हुई, नतीजा सिफर रहा, क्योंकि चीन बैठक में कहता कुछ है, ग्राउंड पर उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं होता। आज की ये जो बैठक है, इससे क्या उम्मीद है? जी, वैसे मैं तो ये मानना वाला हूं कि अगर कोई भी समस्या हो उसको बैठक से, डिस्कशन से, पीसफुल तरीके से सुलझाया जाए, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। अब चूंकि इस बार ऐसा हुआ है कि चारों तरफ से उस पर प्रेशर है और ट्रंप ने उनको एक तमाचा लगाया है। ट्रंप ने उनको तमाचा इसलिए लगाया, और सऊदी अरबिया ने भी, आपको पता होगा कि पाकिस्तान को तमाचा लगाया हुआ है। तो पूरे विश्व में केवल जो 2 देश हैं वो हमेशा बिल्कुल एक साथ रहते हैं और वो अपने आप को, उनको दोस्ती को वो बोलते हैं चाइनीज में तू ई ऊर, मतलब अनप्रेसिडेंटेड, एक अनोखा सा उनके पास अपनी दोस्ती है। लेकिन चूंकि भारत के पास में विश्व के बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रशिया हो, उसके साथ में उनका अगर सहयोग मिल रहा है तो इससे भारत का पलड़ा काफी भारी हुआ है। और चीन में पहले ही मैं बोल चुका हूं कि अंदरूनी बहुत सारी प्रॉब्लम है उनका। पहली बार आपको बहुत कोई मीडिया में अभी तक नहीं आया है, लेकिन उनका एक बैंक है, पाओसांग बैंक, जो पहली बार हुआ है कि वो, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, वो खत्म होने जा रहा है। उनका 32 बिलियन US डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। और इनर मंगोलिया में उनका ये
हेडक्वार्टर है और ये बैंक बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो रहा है। इस तरीके से उसके पास में चाइना में के जो लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, अगर 10 लोग जाते हैं तो केवल 8 लोगों का ही खाने का ऑर्डर करें। तो हालांकि वो बोलते हैं कि ये जस्ट अन्न बचाने की जो वो चीज है, लेकिन इन सब चीजों से समझ में ये आ रहा है कि चीन क्योंकि सबसे विश्व में सबसे बड़ा आयातक है खाने चीनी, चूंकि उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, अंदरूनी मामले में घिरा हुआ है बहुत बड़ा। ली छियांग और शी जिनपिंग के बीच में अंदरूनी पहले से बन रही है। बिल्कुल, अंदरूनी मुसीबतें जो हैं वो चीन पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं। उसके बावजूद भी देखिए ये अड़ियल रवैया एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों को लेकर जो चीन का नजर आ रहा है, ये हतप्रभ करता है, हैरान करता है हर किसी को। हकीकत क्या है इस वक्त एलएसी पर, यह जानना बहुत जरूरी है। कहां कहां जमा हुआ है ड्रैगन, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल वो तमाम इलाके जो हैं, इस बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलएसी पर चीन मानने के लिए तैयार क्यों नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए कहां कहां जमा हुआ है ड्रैगन। पैंगोंग सो इलाका, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका, यहां पर अभी भी चीनी सैनिक जमे हुए हैं। मंशा क्या है, गोगरा में चीनी सेना जमा हुई है। हॉट स्प्रिंग्स में भी अभी चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। डेपसांग जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर भी चीनी सैनिक मौजूद हैं। PP-15 हो, PP-17A हो, यहां पर भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी अभी तक है। जबकि हिंदुस्तान की तरफ से बार बार हर मीटिंग्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको अप्रैल वाली स्थिति जो है वो बरकरार करनी होगी, वो उसी में आपको वापस लाना होगा हालात को। लेकिन चीन वादा तो कर देता है बैठकों में, लेकिन ग्राउंड पर उन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करता। विवाद सुलझाने के लिए भारत की तरफ से क्या कदम उठाए गए? अब तक सीमा पर शांति के लिए भारत चीन के बीच 15 से ज्यादा बैठकें हो गई और हर किसी को यह लगता है कि चीन को पता है कि उसे पीछे जाना है, लेकिन फिर भी टाइम बाइंग जो है वो चीन की तरफ से की जा रही है। भारत चीन अब तक 5 बार कमांडर लेवल की बैठक कर चुके हैं, कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। तो तमाम कोशिशें तो हो रही हैं बातचीत की, लेकिन उससे कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा है। 2 बार मेजर जनरल लेवल की बैठक हो चुकी है। WMCC की बैठक इस वक्त चल रही है, इसलिए ये जानकारियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इससे पहले कितनी कोशिशें हुई हैं। 3 बार WMCC की अहम बैठक हो चुकी है, आज फिर हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसमें जो बातें कही जा रही हैं उस पर रजामंदी दिखाते हुए चीन आगे बढ़ेगा। 2 बार विदेश मंत्री स्तर पर विवाद सुलझाने की कोशिश की जा चुकी है। एक बार NSA अजीत डोभाल ने SR लेवल की बातचीत की थी, इसका कुछ फायदा होता हुआ भी नजर आया था। कई जगह डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 2 बार इंडियन एम्बेसडर की बीजिंग में बैठक भी हो चुकी है। हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, अब आपके पास क्या इनपुट आ रहा है, क्योंकि जो पुराना इतिहास रहा, झड़प शुरू होने के बाद, गलवान घाटी में हालात और बदतर होने के बाद जिस तरह से चीजें आगे बदली, रिश्तों में कड़वाहट आई, बैठकें तो बहुत हुई हैं, लेकिन क्या आज जो बैठक हो रही है उससे कुछ उम्मीद की जाए? देखिए समीर, 2 बातें हम अपने दर्शकों को और अपडेट दे दें। पिछले 4 घंटे से ये बैठक चल रही है WMCC की, जहां पर भारत और चीन दोनों देशों के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात कि अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अपने आधिकारिक बयान में इसको लेकर एक अपडेट दे सकता है कि क्या कुछ इसमें हुआ है या फिर भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जाने वाला है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने चाइनीज प्रेसिडेंट के विदेश नीति को लेकर मैंडेरिन में जो दिया हुआ बात था उसका एनालिसिस सार्वजनिक किया है। इसमें चाइनीज प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि भारतीय सीमा पर चाइनीज सैनिकों ने जो कुछ किया वो चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए किया है। ऐसी स्थिति में मुझे फिलहाल अभी संदेह है कि जब तक चीन के राष्ट्रपति की तरफ से कोई संकेत नहीं आता है, WMCC में हमें किसी
खास नतीजे के मिलने की उम्मीद रखना बेमानी होगा। अभी भी ये बात जो है ये बड़ी अहम है। अचल कुमार मल्होत्रा जी, मैं आपका कमेंट इस पर जरूर चाहूंगा। WMCC की बैठक अभी भी जारी है, क्या आज कम से कम इस लेवल पर हम पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं? इसकी उम्मीद की जाए कि कम से कम कमांडर लेवल की बातचीत आगे बढ़े, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और फिर वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन होता हुआ भी नजर आए उन बातों का जिसका वादा किया जाए बैठक में। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं और खासतौर से 15 जून के बाद कुछ ऐसे हालात बने हैं और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि चाइना के ऊपर दुनिया भर का प्रेशर है अमेरिका की तरफ से और उसकी पॉलिसीज को लेके एक बायकॉट चाइना की कैंपेन, एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है, तो ऐसे में जो हम उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसपे दो लोग आंख में आंख डालकर बैठे होते हैं, सवाल यह है कि हु विल ब्लिंक द फर्स्ट। चाइना के हालात को देखते हुए चाइना फिलहाल नहीं चाहेगा कि दुनिया की नजरों में ऐसा लगे कि चाइना हैज बैक्ड और चाइना पीछे हट गया है, क्योंकि उससे लगेगा कि उसके जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, जो दुनिया भर में लीडरशिप करने की वो बात करता है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो ये अच्छी बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है, बातचीत का दौर खत्म नहीं हुआ और चाइना और भारत के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत के 4 कम से कम लेयर्स हैं। आप ग्राउंड लेवल पे कमांडर लोग बात कर रहे हैं, दूसरे लेवल है WMCC का लेवल है, उसके बाद तीसरा लेवल है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि सब कुछ अगर कहीं भी कुछ नहीं होगा तो फिर जाके बात आएगी PM मोदी और प्रेसिडेंट जी सिंह के बीच में कोई किसी किस्म का चैनल खुलने की। हमें अभी फिलहाल इंतजार करना चाहिए, बात आगे नहीं बढ़े, बात आगे नहीं बिगड़े, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद तो की जा रही है कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से बार बार कि हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकले, कोई हल निकले, लेकिन हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये चाइना के रुख पर तय करेगा। बहरहाल एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, इंडियन नेवी ने चीन के लिए किस तरह से चक्रव्यूह रचा है उसकी एक झलक आप देख लीजिए। समंदर में अपनी ताकत मजबूत करने पर सहमति बनी है, सुंडा स्ट्रेट में भी भारत तैनात करेगा शिप्स, ये तय हो गया है। चीन पाक तोड़ नहीं पाएंगे इंडियन नेवी का ये चक्रव्यूह, ये बिल्कुल क्लियर है। इंडियन नेवी की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ जीजी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी जी, कुल मिलाकर देखिए चीन की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, वो तो हम हर रोज देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी है, उसमें इजाफा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए हम सक्षम हों। लेकिन फिर भी बातचीत जो है उससे उम्मीद आपको लगती है या फिर यह दशा भी आ सकती है कि संबंध इस हद तक बिगड़ जाएं कि इनकी जरूरत पड़े जो तैयारियां की जा रही? देखो समीर, मैं अपने अनुभव से बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं चीन में रह चुका हूं, डिफेंस अटैची, और पूरी LAC पर मैंने काफ़ी सर्विस की है। तो मैं आपको चीन की 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहले उनकी रणनीति क्या है। रणनीति ये होती है कि चुपचाप जाके कब्जा करो, हाँ, कब्जा करने के बाद फिर अपना हक जमाओ, फिर लंबी लंबी बातें करो और दूसरों को उलझाओ और उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। ये चीन की चाल है और मैंने आज ही इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है, वो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि चीन इस हालत में LAC से पीछे नहीं हटेगा जब तक उस पर पूरा दबाव नहीं आ जाता। इस समय चीन जो है उसको टैक्टिकल एडवांटेज है, उसने वो जो चोटियां पकड़ी हैं बहुत अहम चोटियां हैं और उसको आसानी से नहीं छोड़ेगा। बातचीत का जो लहजा है, मैं खुद भी जब चाइना में था JWG की बातचीत होती रहती थी, हमारी 20 साल में एक कदम हम आगे नहीं बढ़ पाए LAC के ऊपर। तो अभी ये जो बातचीत हो रही है ये एक सिलसिला है और चीनी भाषा में एक कहावत है, ईपियन तान ईपियन ता, यानी कि लड़ाई भी करते चलो बात भी करते चलो। तो ये उनकी रणनीति है। दूसरी जो बात को अहम बताना चाहता हूं कि देखो अभी जो चीन की जो हालत है, अंदरूनी हालत भी देखो, बाहर की हालत भी देखो, चीन पर एक बहुत प्रेशर बना हुआ है और वो जो प्रेशर बना हुआ है वो शी जिनपिंग के डायरेक्टली उनके ऊपर है, क्योंकि वो नंबर 1 जो लीडर है चीन के और कमांडर इन चीफ भी हैं। तो इस हालात में चीन पीछे नहीं हटेगा जब तक उस पर हमारा फौजी दबाव ना आए, जब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना आए, जब तक इकोनॉमिक दबाव ना आए, तो चीन पीछे नहीं हटेगा।
बातचीत चलती रहेगी और ये लंबी चलेगी। ये जो एक प्रक्रिया है, आप सही कह रहे हैं, और ये ज्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो यही राय दे रहे हैं कि अभी ये सिलसिला लंबा खिंचने वाला है। नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसका आज दूसरा दिन है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? सुमित चौधरी, जरा आप हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दें। देखिए, आज दूसरा दिन है कमांडर कॉन्फ्रेंस का। ये रूटीन बैठक होती है, लेकिन इस समय जब ये बैठक की जा रही है, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। खासतौर पे खुद कल रक्षा मंत्री वहां पहुंचे थे, सीडीएस वहां मौजूद थे। और समीर, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत अपनी क्षमताओं में अपनी मजबूती किस तरीके से कर सकता है, ये इसका सबसे बड़ा रिव्यू होगा, क्योंकि सारे इंडियन नेवी चीफ जो होंगे, उसके अलावा सारे टॉप कमांडर्स वहां पर मौजूद होंगे। और जिस लगातार हम अलग अलग स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, ये वो चोकिंग पॉइंट्स हैं जहां से भारत चीन को काउंटर कर सकता है या फिर उसकी लगातार जो विस्तारवादी नीति है उसकी रोकथाम कर सकता है। और सुनिंदा स्टेट, जिसकी मैं आपको बता रहा था, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यहां पर कभी भी डिप्लॉयमेंट की गई थी, लेकिन मेजरली क्या डिप्लॉयमेंट की जाए और चीन के मुकाबले कितनी डिप्लॉयमेंट की जाए, इसको लेकर सहमति बनी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चीन के लिए ना सिर्फ ये जगह विस्तारवादी चीजों के लिए बढ़ाने के लिए, बल्कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन स्पॉट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर इस वक्त, कश्मीर में चीन की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। हंदवाड़ा में आतंकियों से चीनी हथियार बरामद हुए हैं। AK सीरीज की 2 चाइनीज राइफलें बरामद हुई हैं। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी दरअसल ढेर किए हैं। लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी ढेर हुआ है। यह जानकारी आपको दे दें, लेकिन खास बात यह है कि AK सीरीज की 2 चाइनीज राइफलें बरामद हुई हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने आ गई। लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन, जो कि पाकिस्तान के इशारे पर यहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, उसे ढेर कर दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। पैरेलल चल रही है, हम सैंपल ले चुके हैं, सैंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजे जा चुके हैं। एक डिप्टी SP हमारा गस्टेड अफसर उस तफ्तीश को देख रहा है, और जिस तरीके से तफ्तीश चलेगी, आई कैन अश्योर यू कि तफ्तीश फेयर होगी। देखिए, नसीरुद्दीन वाकया में एक बहुत ही एक शार्प शूटर था। इसकी मिसाल अभी आपको सामने पेश कर रहे थे कि CRP के नाके पर लगी हुई गाड़ी की खिड़की के अंदर से फायर करके 3 CRP वालों को मारना, ये जाहिर करता है कि वाकया ही वो शार्प शूटर था और बहुत अच्छा शूटर था। तो आतंकियों के सफाई का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है, जिस तरह से अब देखिए, अभी हमने खबर दिखाई जम्मू कश्मीर में आतंकी जो पकड़े जा रहे हैं, वहां पर भी चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ नजर आ रहा है। चीन जो है वो लगातार खुराक दे रहा है पाकिस्तान को इस तरह की गतिविधियों के लिए। शाह महमूद कुरैशी जाते हैं सऊदी अरब में, बेइज्जती करवा के आते हैं। अगर जनरल बाजवा जो कि पाकिस्तान की तरफ से गए थे तो वहां तो चली नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी फिर बीजिंग पहुंच जाते हैं, क्योंकि एकमात्र आसरा अभी पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में चीन के साथ हिंदुस्तान के संबंध सुधरेंगे, इसकी दूर दूर तक उम्मीद है क्या कोई? नहीं, इसकी संभावना बिल्कुल मुझे नहीं दिखती है कि भारत और चीन में संबंध सुधरने वाले हैं। आप ये मान के रखें कि जिस ढंग का चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, और मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, और अभी जो आप देख रहे हैं कि लद्दाख में जो देप्सांग रीजन या फिंगर एरिया में जो आप बता रहे थे, तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारा दौलत बेग ओल्डी में जो हमारा एयरफील्ड बना है, और वहां से हम काराकोरम रेंज पे नजर रख सकते हैं, जहां से कि उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड रास्ते के रास्ते से वहां से रोड गुजरता है। तो इससे इस कारण से चीन के लिए वह एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, और आप देख रहे हैं कि इसी कारण से चीन वहां पे डिसएंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि भारत उसको एक फर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट दे रोड के इशू पे, कि वहां पे जो भी हमारे दौलत बेग ओल्डी या देप्सांग या जो दाबरूक एरिया में जो हमारे रोड बन रहे हैं, उस पे वो चाहता है कि भारत रोड बनाना बंद कर दे। लेकिन भारत वहां पे रोड बनाना बंद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा एक लद्दाख का लाइफ लाइन है। और अभी आपने कल ही सुना होगा कि एक दूसरा एक ऑल्टरनेटिव रोड भी उसने भारत ने कनेक्ट करने की कोशिश किया, सासुमा से लेके फिर वो उस DBSDO रोड को कनेक्ट करता है। तो वह एरिया हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है, और वहां पे हमारे कंस्ट्रक्शन चीन की तुलना में अभी काफी कम हुआ है। तो भारत के लिए यह जरूरी है कि वहां पे हम रोड की एक्टिविटीज और दूसरे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी काफी तेज करें, ताकि वहां पे चीन पे हम नजर रख सकें। और
जी, और जहां तक निगोशिएशंस की बात है तो ये निगोशिएशन मुझे लगता है कि नवंबर तक चलेंगे। मैं इसलिए नवंबर का डेट बोल रहा हूं क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और उस समय तक रशिया से भी प्रेशर बनेगा दोनों देशों पे, और दोनों देश भी चाहेंगे कि उस समय तक शायद यह समस्या को ठीक है प्रोफेसर राजन बने रहे आप हमारे साथ। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को देते हैं। शी जिनपिंग के दौरे में हो रही देरी से घबराया हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। आनन फानन में चीन दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे। 2 दिन के चीन दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं। जिनपिंग अपने दौरे के लिए नहीं दे रहे हैं कोई तय वक्त। ये इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति है। सऊदी अरब में बेइज्जती करवाकर जनरल बाजवा वापस लौट आए हैं और अब शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं बीजिंग, जो कि इस वक्त एकमात्र आसरा नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी शी जिनपिंग के दौरे की तारीख तय नहीं हो पाई है और इससे घबराया हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। इस पर आरजू काज़मी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनकी भी राय लेंगे। उससे पहले आप जरा देखिए हालत क्या हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। प्रिंस का ठुकराया जिनपिंग की शरण में आया। जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे में हो रही देरी ने पाकिस्तान की दरअसल धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एकमात्र उम्मीद तो चीन है पाकिस्तान के लिए। आनन फानन में पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 2 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे हैं। ये अपील की जा रही है चीन से कि शी जिनपिंग जल्दी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के लिए जैसे ही जिनपिंग ने आनाकानी की, कुरैशी चीन पहुंच गए। मनाने की कोशिश इसे माना जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान दौरा मुमकिन कराया जा सके। जिनपिंग को मई में आना था, फिर जून की तारीख पर बात बनी, फिर अगस्त में कोरोना का बहाना, यानी लगातार जिनपिंग का यह पाकिस्तान दौरा टलता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब गए बाजवा को बड़ा बेआबरू होकर लौटना पड़ा, तो जिनपिंग ने फिर अपना दौरा टाल दिया। मनीष झा के पास हम चलेंगे। मनीष, सबसे पहले इस दौरे को लेकर क्या वाकई चीन भी अब पसोपेश में है क्या कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ खुले तौर पर खड़े हुए नजर आए या ना आए? देखिए, हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि शाह महमूद कुरैशी चीन के विदेश मंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन कुरैशी को 3 महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं चीन में। पहली बात तो यह है कि जो हम बता रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, क्योंकि जब भी चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान आते हैं तो बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हैं, जिसकी अभी पाकिस्तान को जरूरत है। दूसरी बात यह है कि खुद शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी अभी डगमगाई हुई है। ऐसी स्थिति में वो चीन के नेताओं को यह कहना चाहते हैं कि आपके कहने पर मैंने बहुत सारे बयान सऊदी अरब के खिलाफ दिया है, तो प्लीज आप मुझे मदद कीजिए ताकि मैं अपने पद पर बना रहूं। और तीसरी बात, चूंकि सऊदी अरब ने कहा है कि $1 अरब का जो कर्ज उनका और है, वो भी वो जल्द से जल्द वापस करे, तो ऐसी स्थिति में वो पैसे भी आपको चीन से चाहिए। इस 3 एजेंडे के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर हैं। अगले 2 दिन में वो बातचीत करेंगे और गुहार लगाएंगे। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि हालांकि इमरान खान ने ये कहा है कि अब चाइनीज प्रेसिडेंट सर्दियों में आएंगे, लेकिन जिस तरीके से दौरा लगातार टलता जा रहा है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को यह है कि अगर इस साल चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं पहुंचे तो उनकी फिर जगहसाई भी होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो अभी पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो चीन को हर हालत में चाहता है कि बिल्कुल उनके साथ खड़े दिखाई दे। बिल्कुल। आरजू कासमी हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आरजू, जल्दी से इस पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। पूरी तरह से चीन के भरोसे इस्लामाबाद। चीन तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सी पैक का प्रोजेक्ट भी है और दूसरे प्रोजेक्ट्स, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है और वो अलग हट नहीं सकता। नहीं, कहा तो आप 57 इस्लामिक मुल्कों की एक बैठक बुलाने का सपना देख रहे थे, पाकिस्तान उसका लीडर बनने की सोच रहा था। अब तो सऊदी अरब भी आपके साथ नहीं है। क्या आज की तारीख में यह हैसियत है पाकिस्तान की कि वो कश्मीर के मुद्दे पर कोई बैठक बुला पाए ओआईसी की? पाकिस्तान की बिल्कुल हैसियत है कि वो कश्मीर के ऊपर बात कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली सऊदी अरब जो है उससे आगे तो पाकिस्तान नहीं जा सकता, और वो बात करेगा सऊदी अरब से और उसको उधर तक लेकर आएगा। जाहिर है जो सऊदी अरब वही करता है जो अमेरिका उसे कहता है, और अमेरिका को आजकल आप लोगों की जरूरत है। ये बात तो सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन
अमेरिकन इलेक्शंस के लिए जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में है उसकी जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि भारत ने महाशक्ति का वो दर्जा हासिल कर लिया है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम बड़े मुल्कों को आज भारत की जरूरत है। इसमें क्या शक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग तादाद में ज्यादा है, आप लोग तादाद में ज्यादा है। कहाँ पे एक आप छोटी कंट्री को पाकिस्तान के साथ कहाँ आप अपने आप को मिला रहे हैं? मिला ही नहीं रहा, मैंने तो मिलाया ही नहीं। ये आप काम कर रही हैं मिलाने का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, एक मिनट आरजू, एक और अहम खबर आ रही है हमारे पास, वो अपने दर्शकों को बता दें। बातचीत के बावजूद इस वक्त मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है चीन। लिपू लेक में चीन ने बढ़ाई अपने सैनिकों की तादाद, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। चीन ने 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड तैनात किए। उत्तराखंड सीमा से 10 किलोमीटर दूर सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत नेपाल में तनाव के बीच देखिए चीन की ये करतूत सामने आ रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नेपाल को भी हवा देने का काम चीन करता हुआ नजर आ रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये करतूत, चीन की नई करतूत उत्तराखंड में तो यही जाहिर कर रही है। देखिए, ये करतूत नहीं है, बेसिकली चीन की एक स्ट्रैटेजी है समीर की। वो हमेशा से जब भी एलएसी पर बात होती है तो वो पूरे एलएसी को डिस्टर्ब बताता, और ये उसकी आदत इसलिए भी रही है क्योंकि जब ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा था तो वही नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पे सिक्किम में, अरुणाचल में, और अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल सेक्टर के अंदर भी लगातार उत्तराखंड के सेक्टर में ना सिर्फ वो खुद वॉलेट कर रहा है बल्कि नेपाल को भी एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पर, एक प्रॉक्सी एनिमी के तौर पर भारत के सामने प्रेजेंट कर रहा है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो ये दर्शाना चाहता है कि ये सारी सीमाएं विवादित है, और चीन जो बातें कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद नेपाल की कम्युनिटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। भले ही जिस इन्फ्लुएंस में वो करवाना चाह रहा है नेपाल को, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के कुछ लोग जरूर कर रहे हो, लेकिन लार्जर स्केल पर नेपाल भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सुमित, बने रहे। पाकिस्तान से एक और अहम खबर, एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म है। इमरान खान को चुनौती दे सकते हैं जनरल राहिल शरीफ, ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान की राजनीति में आ सकते हैं जनरल राहिल शरीफ। अरब देश की ये चाहत है कि राजनीति में आए राहिल शरीफ। ये देखिए एक नया मोड़ इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में क्या कुछ चल रहा है, जिसकी एक झलक जो है वो सामने आ रही है। अब ये राहिल शरीफ का नाम सामने क्यों आया, उनका सऊदी अरब कनेक्शन क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। यहां पर राहिल शरीफ का सऊदी कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। खाड़ी के कई देश पूर्व पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ के राजनीति में उतरने को लेकर उत्साहित हैं। पाकिस्तान की राजनीति में इस हलचल के पीछे सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब का है, जिससे आजकल रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। जनरल बाजवा से नहीं मिले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। चीन का सीमा पर अड़ियल रवैया बरकरार है। एलएसी की तरफ सैनिकों को जबरन भेजने की साजिश बेपर्दा हुई है, और ऐसे में अब राहिल शरीफ का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत चीन के बीच तनाव चौथे महीने में पहुंचा। भारत ने भी सैन्य स्थिति मजबूत की। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और राहिल शरीफ के सऊदी कनेक्शन के बारे में अगर आप आरजू जानकारी दे पाएं, ये राहिल शरीफ का नाम ही सामने क्यों आ रहा है? पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान में पहले परवेज मुशर्रफ भी आ चुके हैं, उसके अलावा एयर मार्शल अजहर खान भी आ चुके हैं पॉलिटिक्स में। रिटायरमेंट के बाद कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। हमारे जजेस तक ने ज्वाइन किया है जो रिटायर हुए। तो फिर इसमें तो कोई खास बात नहीं है कि अगर राहिल शरीफ अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं तो ये पिछली हमारी हिस्ट्री रही है। आप उठा के देख सकते हैं परवेज मुशर्रफ क्या थे, और एयर मार्शल अजहर खान की पार्टी थी, अभी भी मौजूद है। तो वो है, हमारे जजेस हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, तो कोई भी बन सकता है। बाद में पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, बहुत सारी बातें आप बताती हैं, बहुत सारी छुपा ले जाती हैं। जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? युक्तेश्वर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक शरण लेता है, कभी अमेरिका की, कभी चीन की, कभी वो मिडिल ईस्ट गल्फ में, तो वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य जोड़ता है। आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारा भविष्य जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, पाकिस्तान में आर्मी का कंट्रोल है, और आर्मी जिसको चाहे वो लाती है, जिसको चाहे वो ले जाती है। अभी मेरा लगता है कि इमरान खान साहब का जो टाइम है अप हो गया है,
तो अभी उनको तब्दील करना है। बिल्कुल ये आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, यही आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। युक्तेश्वर जी जल्दी से 10 सेकंड में एक छोटा सा कमेंट सर। जी, सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान से अगर कोई दूसरे देश सीखना चाहते हैं तो वो ये सीखें कि अपने दोस्त को कैसे दुश्मन बनाएं, अपने दोस्त को कैसे दुश्मन बनाएं। अगर कोई सीखना चाहे तो चीन और पाकिस्तान से सीखे। नंबर दूसरा कि जो आरजू मैडम बोल रही थी कि ट्रम्प को जीतना है, तो वहां पे मुस्लिम का पॉपुलेशन अमेरिका में करीब 35 लाख है, जबकि हिंदुओं का पॉपुलेशन 10-12 लाख है। तो वहां पे मुस्लिम का पॉपुलेशन ज्यादा है। नंबर तीसरा, जो आपने बोला कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो पेइचिंग नहीं जा रहे हैं, वो हाइनान जा रहे हैं समीर भाई, तो एक चीज ये होगी। और चौथा और लास्ट जो मेजर साहब ने बोला कि ईपीएन थान न कि तान, तान का मतलब होता है पतला, सो ईपीएन थान ईपीएन ताचान, ये चाइनीज में एक मुहावरा होती है जो मेजर साहब ने बहुत अच्छी बोला। ठीक है युक्तेश्वर जी, इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। हांगकांग के साथ खत्म किए 3 प्रमुख समझौते, अमेरिका की तरफ से बड़ा कदम। चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से अमेरिका खफा है। रद्द समझौतों में क्या क्या है? प्रत्यर्पण और कर छूट भी शामिल है। आजादी पर अंकुश लगाने के लिए थोपा गया है ये नया कानून, ये यूएस ने साफ कर दिया है, अमेरिका ने साफ कर दिया है। और इस बीच एक और अहम खबर आपको दे दें, रूस में बड़े विपक्षी नेता को जान से मारने की साजिश सामने आई है। एलेक्सी नावाल्नी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई है। फ्लाइट में जो चाय मिली एलेक्सी को, उसमें जहर दिया गया। कोमा की हालत में अभी भी एलेक्सी अस्पताल में भर्ती हैं और ये हर कोई जानता है कि एलेक्सी प्रेसिडेंट पुतिन के कट्टर विरोधी हैं, प्रमुख विपक्षी नेता हैं रशिया के। और अब जिस तरह से उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, इसने रशिया में बहुत सारे अहम सवालों को जन्म दे दिया है। इस खबर पर भी और अपडेट आपको देंगे, लेकिन एक और अहम खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री ने फिर दी एटमी हमले की धमकी। इमरान खान के मंत्री शेख राशिद की भारत को देखिए एक और धमकी सामने आ गई। भारत पाकिस्तान में एटमी जंग होगी, ये कह रहे हैं शेख राशिद। हमारी एटमी मिसाइल असम तक मार करेगी। तो एक और गीदड़ भपकी, जरा सुनिए शेख राशिद की। तो ये शेख राशिद का बयान हम इसलिए सुनाते हैं ताकि इसको सुना जाए और थोड़ा हंस लिया जाए। गंभीरता जो है वो कम करने वाले बयान शेख राशिद देते हैं। पिछली बार आए थे तो पाव पाव भर के एटम बॉम्ब लेकर आए थे और अब कह रहे हैं कि निशाने पर बिल्कुल साफ लगेगा, ऐसे हमने एटम बम तैयार किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का फुल एंड फाइनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।